हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका यूनिट 2 ब्लॉक 1 का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशनल एंड ईआर मॉडल। इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे द रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल कॉन्स्टेंट्स, रिलेशनल अलजेब्रा, एंटिटी रिलेशनल, ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम आज की वीडियो में हम करेंगे, और एंटिटी रिलेशनल ईआर मॉडल करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं कोई भी हमारे पास में जो रिलेशनल डेटाबेस दिया हुआ है उसका टेबल्स के फॉर्मेट में। ठीक है, उसका डेटाबेस कोई भी आपका ईआर डायग्राम दिया है तो उसको रिलेशनल डेटाबेस में कैसे हम बनाते हैं, यानी कि टेबल में कैसे लेकर आते हैं वो चीज। तो अगर टाइम मिला तो इसी में आज हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाई यूज ईआर डायग्राम इन डीबीएमएस, कि हम ईआर डायग्राम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें ना रियल वर्ल्ड एंटिटी से मतलब कनेक्ट करता है। जैसे अगर आप मतलब कोई भी डेटाबेस बना रहे हो, मतलब कोई भी डेटाबेस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो रियल वर्ल्ड एंटिटी से कैसे कनेक्ट करता है। जैसे हमने क्या बनाया, स्टूडेंट लिखा, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो गई, हमारी एंटिटी हो गई। अब स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट का नेम, उसका आईडी, इस तरीके से जो भी हमारी रियल वर्ल्ड की थिंग्स होती हैं उन सबको हम क्या करते हैं, ईआर डायग्राम्स के अंदर मतलब एक तरीके से अरेंज फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं, उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो इसीलिए हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, अगर किसी को टेक्नोलॉजी मतलब ईआर डायग्राम कोई भी पर्सन समझ सकता है, अगर उसको हार्डवेयर मतलब के बारे में, हार्डवेयर वगैरह के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तभी भी वो ईआर डायग्राम से समझ सकता है कि ये क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या होता है, एक डायग्राम की फॉर्मेट में बना होता है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, कोई भी इंसान इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, अगर उसको थोड़ा बहुत ईआर डायग्राम के बारे में पता है तो, कि ये ईआर डायग्राम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंबल्स जो है जो हम यूज करेंगे ईआर डायग्राम के अंदर, सबसे पहले हम रेक्टेंगल यूज करेंगे। रेक्टेंगल्स क्या बताते हैं कि जो भी हमारी एंटिटी होती है ईआर मॉडल के अंदर, वो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल्स के थ्रू। जो हमारा एलिप्स होता है वो हमारा एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड शेप हमारी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। लाइंस हमारी जो होती है वो कोई भी जो भी हमारे एंटिटी सेट्स होते हैं, मतलब लाइन यानी कि अगर मानो हमारे जो एंटिटी सेट्स हैं उनके बीच में कनेक्शंस दिखाते कि भाई ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, किस तरीके का हमारा रिलेशनशिप टाइप है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, वो लाइंस के थ्रू हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद है डबल इलिप्स। डबल इलिप्स बताते हैं मल्टीपल मल्टी वैल्यू, जैसे कि हमारे पास फोन नंबर है, ठीक है, फोन नंबर क्या है, एक के साथ में आप मल्टीपल फोन नंबर्स रख सकते हो। तो अगर एक के साथ में मल्टीपल चीजें हैं आपस में कनेक्टेड, तो वहां पर हम डबल एलिप्स का यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास डबल रेक्टेंगल। डबल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है हमारी वीक एंटिटी को। वीक एंटिटी क्या होती है कि जिसके अंदर ना खुद की प्राइमरी की नहीं होती है, मतलब खुद की प्राइमरी के सारे एट्रीब्यूट को ढूंढने में सक्षम नहीं होते, तो वहां पर हम वीक एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम डबल रेक्टेंगल के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारे सारे सिंबल हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, जो क्या है, एंटिटी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलिप्स डायमंड जो है वो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन हमारी एट्रीब्यूट्स और जो भी हमारी एंटिटीज और एंटिटी सेट्स है उनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप बताएगा। डबल एलिप्स जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को दिखाएगा, और डबल रेक्टेंगल जो है वो वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम, कि जब भी आप ईआर डायग्राम की बात करते हो तो उसके अंदर हमारे पास ये सारे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं किसी भी डेटाबेस में। तो सबसे पहली चीज आती है एंटिटी। अभी हमने बहुत सुना एंटिटी एंटिटी, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है वो वीक एंटिटी होती है। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है वो क्या बताती है हमारी, जैसे कोई भी हमारे पास की एट्रीब्यूट तो है, बट वो खुद से आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं है। मतलब जैसे नेम है, नेम आप की एट्रीब्यूट रख सकते हो, बट अकेला नेम जो है वो सारे लोगों को मतलब इजीली, जैसे सरनेम के हिसाब से अगर आप लगाते हो तो आपका सरनेम और दूसरे किसी पर्सन का सरनेम मान लो डिफरेंट डिफरेंट है, की एट्रीब्यूट बन सकता है पर स्ट्रॉन्ग की एट्रीब्यूट नहीं है। सॉरी, हम मैंने वीक एंटिटी बताया, तो वीक एंटिटी में क्या होगा कि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग की नहीं होगी, प्राइमरी की जो होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उसके अंदर की तो होंगी
पर पूरी एक की सक्षम नहीं होगी किसी चीज को ढूंढने के लिए, तो उसके अंदर हम वीक एंटिटी रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब किसी दूसरे की हेल्प से हम उसको ढूंढ पा रहे हैं, तब हम वीक एंटिटी बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या होता है कि यहाँ पर खुद की प्राइमरी की होती है, और ये इसकी जो प्राइमरी की होती है ये पूरी सक्षम होती है, इसके इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे जो भी उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उनको ढूंढ के ला सकती है। ठीक है, अब इसके बाद है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या है, की एट्रीब्यूट मतलब प्राइमरी की जो होती है, कंपोजिट जो मतलब जो प्राइमरी की बनने के हकदार होती हैं पर बनती नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास मल्टी एट्रीब्यूट। अब इसको एक एक करके समझते भी है। की एट्रीब्यूट जैसे कि हमारा रोल नंबर हो गया, तो वो क्या हो गया, रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की बन सकता है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, की एट्रीब्यूट है, जो खुद सक्षम है किसी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी दूसरी एंटिटी को। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कंपोजिट था, तो कंपोजिट में क्या होगा कि हमने ना दो एट्रीब्यूट को इसके अंदर जोड़ दिया। जैसे आपका एड्रेस है, तो एड्रेस में हमने क्या किया, एड्रेस अकेला एड्रेस नहीं होता, उसमें मल्टीपल चीजें आती हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रीट नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपका स्टेट हो गया, आपकी कंट्री हो गई, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या है, हमारा एक एड्रेस बनाती है। तो एड्रेस हमारा एट्रीब्यूट हो गया, फिर उसके बहुत सारे मल्टीपल कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसके बाद है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या बताएगा कि हम एक चीज जैसे हमारे पास में क्या है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में, जैसे आपका फोन नंबर है, तो फोन नंबर एक ही थोड़ी हो सकता है, आपके मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं, तो वो क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो आप क्या करोगे, डबल इलिप्स में दिखाओगे। उसके बाद है डिराइव एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट का मतलब कि आज की लाइक आपका जो डेट है, लाइक एज जो है वो आज 24 ईयर्स है, और इसके मतलब आगे और पीछे की एज आप निकाल सकते हो कि आप लास्ट ईयर कितने एज के थे, और आगे नेक्स्ट ईयर में आप कितने एज के हो जाओगे, तो यहाँ पर जो एज है वो क्या बन सकता है, हमारा ड्राइव एट्रीब्यूट। और जो ड्राइव एट्रीब्यूट होता है उसको हम डॉटेड एलिप्स से दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, ड्राइव एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमारा कुछ इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, कंपोजिट में क्या होता है कि हमारे पास में एक है और उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जो हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट होता है उसको हम कुछ इस तरीके से नीचे लाइन, जैसे रोल नंबर हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमारे पास अलग अलग तरीके की हो सकती है, चार, वन टू मैनी, वन वन, और मैनी टू वन, और मैनी टू मैनी। अब इसको समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें। सबसे पहले हमारे पास एंटिटी आ गई, तो एंटिटी की भी डेफिनेशन जैसे मैंने समझा दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम कैसे लिख कर आएंगे एग्जाम में, तो उसके हिसाब से भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एंटिटी अभी हमने देखा कि एंटिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, इधर से वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एंटिटी की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन एंटिटी is an object of concern used to represent the things in the real world। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो उसके, जैसे कार है, टेबल है, बुक है, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या हो गए, रियल वर्ल्ड, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल एंटिटीज हो गई। अब कुछ ऐसी होंगी जो फिजिकली नहीं होगी। एंटिटी टू टाइप की हो सकती है, एक टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। टेंजिबल में क्या होगा, जिसको हम छू सकते हैं, कार, टेबल, बुक, ये सब क्या हो गई, हमारी एंटिटी हो गई, जो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करी है और फिजिकली हम इसको टच भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ हमारी ऐसी एंटिटी होंगी जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में हो गया हमारा लोन,
या प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट है पर क्या प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट को तो नहीं टच कर सकते ना। इस तरीके की चीजें हमारी क्या होंगी, इंटेंजिबल। तो ये हमारे हो गए टेंजिबल इंटेंजिबल। अब एंटिटीज के टू टाइप होते हैं, जैसे वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसको रिप्रेजेंट करना हमें पता है कि जो हम वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी थ्योरी। an entity type has a key attribute that uniquely identifies each entity in a entity set entity set। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो आइडेंटिफाई तो करेगा लेकिन सारी एंटिटीज को नहीं कर पाएगा। बट सम एंटिटी टाइप exist for which key attributes can't be defined। ठीक है, कि कुछ ऐसी एट्रीब्यूट, कुछ ऐसी एंटिटी रहेंगी जो उस पर्टिकुलर की वैल्यू से डिफाइन नहीं हो पा रही है, यानी कि ढूंढी नहीं जा रही है, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, वीक एंटिटी। की एंटिटी तो है बट वीक एंटिटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे नेम हो गया, एंटिटी तो है कि भाई आपका नेम आपको आइडेंटिफाई कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से हर जगह पे नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आपका नेम आपको आइडेंटिफाई कर रहा है लेकिन हर जगह में, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाओगे तो आपके नाम के 10 लोग मिलेंगे, तो वहां पर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी लगेगी जो हमारा होता है रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे दिखाते हैं, जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसको सिर्फ एक ही रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी की डेफिनेशन, एन एंटिटी, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी लिखो, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज अ टाइप ऑफ एंटिटी दैट हैज अ की एट्रीब्यूट। जो की एट्रीब्यूट होता है, या फिर आप बोल सकते हो इट हैज अ प्राइमरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दैट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमने चार तरीके के एट्रीब्यूट्स पढ़े। एट्रीब्यूट्स को आप इलिप्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे जो हम एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एट्रीब्यूट्स हमारे चार तरीके के होते हैं। एक होता है की एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट के अंदर क्या होती है, हमारी प्राइमरी की रिप्रेजेंट मतलब होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरीके से, जैसे हमारा रोल नंबर होगा। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास, दैट इज कंपोजिट
एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट अभी हमने देखा था, जिससे हम बहुत सारी चीजों को कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट, जैसे आपका एड्रेस हो गया। अब एड्रेस के साथ में हमारे पास बहुत सारी चीज आती है, जैसे स्ट्रीट, हाउस नंबर, आपका स्टेट हो गया, सिटी हो गई और कंट्री हो गई। ठीक है। थर्ड है हमारे पास मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में क्या होगा, मोर देन वन वैल्यू, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज को हम स्टोर करें उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा फोन नंबर है तो फोन नंबर के लिए हम दो एलेक्स लगाएंगे। ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास दैट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब इससे क्या क्या होता है, an attribute that can be derived from other attributes of the entity type is known as a derived attribute, जैसे एज। इसमें क्या होगा कि हम एक से बहुत सारी चीजों को मतलब आगे भी उसको काम में ला सकते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप इज नोन एज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे हम एज बोल रहे हैं तो अगर हम ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एज। ठीक है, इसको हम डॉटेड एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, 12/12 और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1988। ठीक है। तो अब इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। अब इसकी बेसिस पे आप अपनी एज बता सकते हो ना, आज आपकी एज कितनी है, कल आपकी एज कितनी होगी, आज की मतलब आज का पता चल गया, 1 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 4 साल बाद आपकी एज कितनी होगी। तो ये सारी चीजें जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर हम ड्राइव एट्रीब्यूट इसको कह सकते हैं कि आज के बेसिस पे आप बाद में या कभी और या फिर आज ही उससे कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट। ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो जो रिलेशनशिप है ये हमारे 4 तरीके के होते हैं, जो बताते हैं कि हमारे जितने भी मतलब जो भी आपका एंटिटीज है उनमें आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले में है हमारे पास में 1 to 1। 1 to 1 रिलेशनशिप बताता है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी का दूसरी पर्टिकुलर एंटिटी में क्या रिलेशन है। तो यहां पर देखो, जैसे हमारे पास में एक सर्जन है, अभी उस पर्टिकुलर टाइम पर उस सर्जन को किसी एक एचओडी में भेजा गया है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक सर्जन
हेडेड बाय, जैसे एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो एक स्कूल एक प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 की बात की गई हो, यानी कि एक में सिर्फ एक ही चीज हो। तो यहाँ पर एक सर्जन है जो क्या है, एक एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से में उसका मतलब वो उसको हेड कर रहा है। ठीक है, तो एक ही सर्जन है और एक ही एचओडी उसको डिफाइन मिलेगा। सेकंड, 1 to many। 1 to many में क्या होगा, एक से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक सर्जन है, एक सर्जन डिपार्टमेंट है, जो क्या है, एक सर्जन डिपार्टमेंट है 1, और हैज मैनी डॉक्टर्स। एक सर्जन डिपार्टमेंट में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, जो क्या है हमारे पास, मैनी टू वन। मैनी टू वन में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सर्जन है और सिंगल सर्जन है। या बोल सकते हो मल्टीपल सर्जरीज, मतलब सर्जन नहीं, मल्टीपल सर्जरीज, मल्टीपल सर्जरीज, मल्टीपल सर्जरीज डन बाय वन सिंगल सर्जन। ठीक है, फोर्थ, मैनी टू मैनी, एम्प्लॉय मैनी एम्प्लॉय वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जब हम 1 to 1 की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ एक का एक के साथ ही रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो 1 प्रिंसिपल हेडेड बाय 1 स्कूल। 1 to many यानी कि एक स्कूल में मल्टीपल टीचर हो सकते हैं, तो मल्टीपल 1 स्कूल। ठीक है, स्कूल हैज मल्टीपल टीचर्स। 1 मैनी टू 1 यानी कि हमारे पास मल्टीपल क्या हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, और मल्टीपल टीचर्स के पास में एक स्कूल हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल टीचर्स हैज 1 स्कूल। मैनी टू मैनी, मल्टीपल टीचर्स हैज मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा ईआर डायग्राम समझते हैं कि एक छोटा सा डेटाबेस हमने लिया है जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, जैसे स्टूडेंट है, कोर्सेज है, तो उसका एक छोटा सा हमने क्या बनाया है, कॉलेज का डेटाबेस बनाने के लिए ईआर डायग्राम बनाया है, जो आपके एग्जाम में भी आता है। जैसे कभी लाइब्रेरी पे आ गया, कभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे आ गया, कभी कॉलेज पे आ गया, तो इस तरीके का डेटाबेस आपका बनाने के लिए आता है ईआर डायग्राम। तो आपको देखो कैसे बनाना है, कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक स्टूडेंट लिया है। इस पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि कॉलेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, कोर्स होते हैं, फैकल्टीज होती हैं, डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं।
अब जो स्टूडेंट होता है उसके पास रोल नंबर होता है, जो क्या होता है, यूनिक होता है। तो अभी यूनिक चीज को डिफाइन करने के लिए, यानी कि की एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए हम नीचे से उसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर को अंडरलाइन कर दिया, जो बता रहा है कि ये इसका की एट्रीब्यूट है। उसके बाद में हमने नेम बताया, ठीक है, स्टूडेंट का नेम होगा और उसका एड्रेस होगा। आप चाहें तो एड्रेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, सेम वही स्ट्रीट, फिर यहाँ पर सिटी, ठीक है, और यहाँ पर आप इसका जो भी डालना चाहते हो, स्टेट और फिर कंट्री। उसके बाद में स्टूडेंट ऑप्ट्स, मेनी स्टूडेंट्स ऑप्ट्स वन कोर्स, ठीक है, जैसे हम सब ने किया ना, तो बहुत सारे बच्चों ने बीसीए में अटेंड किया, ठीक है, कोर्स एक हो गया। अब कोर्स का भी कुछ नेम होगा, उसका कुछ आईडी होगा, और वो कितने ड्यूरेशन का है ये चीज हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट हो गए। अब उसके बाद में मैनी कोर्सेज, जो कोर्सेज हैं, मैनी कोर्सेज टॉट बाय मेनी फैकल्टी, ठीक है, आप यहाँ पर एम भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो। मेनी कोर्सेज टॉट बाय मेनी फैकल्टी। अब जो फैकल्टी है उसकी कुछ आईडी होंगी। अब ये आईडी जो है वो क्या है, उसका की एट्रीब्यूट, इसलिए उस पर अंडरलाइन कर दो। कंपोजिट है तो उसके लिए आप इस तरीके से फिर एड्रेस बना सकते हो। ये बेसिक सैलरी है उसकी और नेम, ठीक है, ये सब क्या है, फैकल्टी को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद में मेनी फैकल्टी वर्क एज वन डिपार्टमेंट, ठीक है, एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं मेनी फैकल्टीज। अब जो बच्चे स्टूडेंट इनरोल इन मेनी डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट में इनरोल करेंगे। मेनी स्टूडेंट इनरोल इन वन डिपार्टमेंट। अब जो डिपार्टमेंट है उसकी कुछ डिपार्टमेंट आईडी होगी और उसका कुछ डिपार्टमेंट नेम होगा। अब ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हैज वन हेड, और फैकल्टी का भी एक ही हेड होगा, जहां पर वो मतलब उसका प्रिंसिपल या कुछ भी है। हेड ऑफ डेट फ्रॉम, मतलब कहाँ से उसने स्टार्ट किया है, तो डिपार्टमेंट में कब से उसने ज्वाइन किया है। वन फैकल्टी हैज वन डिपार्टमेंट अलॉट किया है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी क्या है, कब से उसने डेट, मतलब उसकी खुद मतलब कब से स्टार्ट किया है, डेट फ्रॉम कब से स्टार्ट किया। उसके बाद में स्टूडेंट हैज गार्जियंस, गार्जियंस में क्या हो सकता है, रिलेशनशिप बता सकते हैं, जैसे फादर है, मदर है। तो स्टूडेंट हैज मल्टीपल गार्जियंस। मल्टीपल गार्जियंस का मतलब कि यहाँ पर उसके फादर मदर जो भी है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, दादा दादी और नाना नानी सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट हैज मल्टीपल गार्जियंस, गार्जियंस का नेम, एड्रेस एंड रिलेशनशिप। और जो ये गार्जियंस है ये क्या है, हमारी वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या किया है कि डबल उसमें मतलब डाल दिया। तो क्योंकि हम डिपार्टमेंट के बेसिस, गार्जियंस के बेसिस पे किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गार्जियन सब किसके हैं उनके बारे में पता होने के लिए हमें स्टूडेंट के बारे में पता होना जरूरी है। जब तक स्टूडेंट के बारे में नहीं पता, हम गार्जियंस के बारे में जानकर भी कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर लेंगे और जानकर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये ईआर डायग्राम थोड़ा सा बनाना समझ में आया। इसमें सारे एट्रीब्यूट, सारी चीजों को मिक्स करके यहाँ पर एक रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है, जो हम ईआर डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को क्या करते हैं, हम टेबल्स की फॉर्मेट में ले जाते हैं, इन्हीं से हम टेबल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कि हमने ये जो ये अलग अलग क्या बनाए, अलग अलग एंटिटी बनाई। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो स्टूडेंट में क्या है, यहाँ पर हम प्राइमरी की लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। तीन ही एट्रीब्यूट थे, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर है कोर्स। अब कोर्स के लिए दोबारा एक टेबल बना दी, कोर्स प्राइमरी की हो गया, कोर्स नेम हो गया और वो कितने ड्यूरेशन का है। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फैकल्टी लिख दिया। अब फैकल्टी में भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, फैकल्टी आईडी, एड्रेस, बेसिक सेल और उसका नेम। उसके बाद में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की प्राइमरी की, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर और उसका डिपार्टमेंट का नेम। तो ये सारे हम क्या करते हैं, इस तरीके से टेबल्स को बनाते हैं। तो आज हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।